हेलो स्टूडेंट। प्रिय छात्रों, आज हम लेखपाल ग्राम्य विकास भाग 2 जो है पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा इतिहास में भी हम चलते हैं कि इतिहास में जो है भारतीय ग्राम समाज कैसा था, भारत में जो कृषि प्रणाली थी वह किस तरह से थी। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री क्षेत्र से भी लेकर चलेंगे ताकि मान लीजिए अगर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं तो जिससे कोई समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक है, आप आसानी से जो है उसे कर ले जाएं। तो जैसे देखिए, भारत में कृषक स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक सरकार ने रेल प्रणाली का निर्माण बंदरगाहों को उत्पादन केंद्रों और बाजारों को जोड़ने के लिए किया गया। ठीक है, तो किया था यहाँ पे होगा। ठीक, औपनिवेशिक सरकार ने या औपनिवेशिक सरकार द्वारा। ठीक है, यहाँ पे औपनिवेशिक सरकार द्वारा रेल प्रणाली का निर्माण बंदरगाहों को उत्पादन केंद्रों और बाजारों को जोड़ने के लिए किया गया। शिल्प क्षेत्र पर इससे सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। तो औपनिवेशिक सरकार का मतलब आप लोग पहले वाले वीडियो में समझ गए होंगे कि जो है भारत में किसकी हुकूमत थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यानी 1947 से पहले ब्रिटेन की। ठीक है, तो यहाँ के उत्पादन को जो है कच्चे माल के रूप में अंग्रेज केवल एक कच्चे माल के रूप में उपयोग करते थे यहाँ के उत्पादन को, और भारत को एक केवल जो है निर्यातक देश के रूप में उन्होंने स्थापित किया था। निर्यातक का मतलब होता है भेजना, और कहाँ ले जाते थे कच्चे माल को, तो अपने देशों में ले जाते थे। और उपनिवेश का मतलब ही होता है कि जो है किसी देश में जाकर वहाँ शासन करना और वहाँ के उत्पादन का दोहन करना, या वहाँ के जो है जितने भी संसाधन होते हैं उसका दोहन करना। ठीक है, तो रेल प्रणाली का जो विकास किया गया था, रेल प्रणाली का निर्माण किया गया था, वो बंदरगाहों को जोड़ने के लिए किया गया था कि जो आंतरिक क्षेत्र था उस समय, भारत के जो आंतरिक क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ पर कृषि संबंधित उत्पाद यानी कृषि संबंधी उत्पाद थे, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, है ना, चाय हो गई, नील हो गई। तो इन सब को वो ट्रेन के माध्यम से कहाँ ले जाते थे, बंदरगाहों तक ले जाते थे। ठीक है, बंदरगाहों तक ले जाते थे और वहीं से शिप्स में भरकर या शिप्स में लोड करके जो है अपने कंट्री यानी जो है इंग्लैंड या लंदन ले जाया करते थे। तो जो है बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि उपेक्षा की गई थी, भारत की कृषि पर बहुत उपेक्षा की गई थी, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया गया था। ठीक है, कोई सुधार नहीं किया गया था। और जो भारत का शिल्प क्षेत्र था, शिल्प क्षेत्र मतलब जैसे यहाँ पे जो दस्तकारी थी, यहाँ के जो है कपड़ों की बुनाई वगैरह थी, यहाँ के जो मूर्ति निर्माण कला थी, यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन थे, इन पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सरकार ने केवल कृषि क्षेत्र पर ही ध्यान दिया था और वह भी केवल व्यावसायिक कृषि वाले उत्पादनों पर ही ध्यान देती थी, यानी व्यावसायिक खेती वाले उत्पादन पर ध्यान देती थी। ठीक है, तो जो शिल्प क्षेत्र था भारत का वह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। फिर आगे है, औद्योगिकरण का आकार बहुत ही संकीर्ण था, जिनसे केवल कुछ राज्य या शहर ही लाभान्वित थे और ग्रामीण क्षेत्र से बहुत कम जुड़ा था। यानी जो औद्योगिकरण था, इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो अंग्रेजों ने जो है इंडस्ट्री स्थापित की थी, वह केवल जो है कुछ ही राज्यों तक सीमित थे। इंडस्ट्रियां जो है केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित थी, या कुछ राज्य ही उनसे लाभान्वित हो पाए थे। ठीक है, या कुछ शहरों तक ही, जैसे जो है सूरत हो गया, सूरत में कपड़ा मिल लगाई गई, तो ये औद्योगिकरण था। फिर जो है कलकत्ता में कुछ कपड़ा मिलें स्थापित की गई, चेन्नई में की गई, चेन्नई में औद्योगिकरण हुआ। तो कुछ ही क्षेत्र थे जो लाभान्वित थे, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ से जो है अन्न का उत्पादन होता था वो एकदम पिछड़ गया था। ठीक है, वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी औपनिवेशिक सरकार। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि
उपेक्षा की शिकार थी उस समय। भारतीय कृषि जो है उपेक्षा की शिकार थी। भूमि वर्ग की संरचना उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भरता के कारण भिन्न-भिन्न होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो है, जो भूमि वर्ग की संरचना होती है या भूमियों की संरचना होती है, वह जो है भिन्न-भिन्न होती है, अलग-अलग स्वरूप में दिखाई देती है। कैसे? तो जैसे वहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक है, यानी वहाँ का समाज जो है अगर संपन्न है, धनी है, तो वह जो है खेतों में मतलब निवेश करता है, यानी अच्छे बीजों को बोता है, अच्छी तरीके से उसकी निराई, गुड़ाई, जुताई ये सब होती है। और उस पर प्रभाव जो है भौगोलिक वातावरण का भी पड़ता है। अगर समतल ज़मीन है तो अच्छे खेत होंगे, और अगर जो है पठारी इलाका होगा तो वहाँ पर खेत अच्छे नहीं होंगे, वहाँ पर ज़मीनें अच्छी नहीं होंगी। पहाड़ी इलाका होगा तो ढाल वाले खेत होंगे, ठीक है? और राजनैतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। यानी जो भूमि वर्ग है, वह राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो है प्रशासनिक रूप से वहाँ पर क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, सरकार जो है राजनीतिक रूप से क्या दृष्टिकोण रखती है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक? फिर अगला है भूमि नियंत्रण की प्रकृति व भूमि का उपयोग उस क्षेत्र की उत्पादकता पर निर्भर करता है, जिसका कारण मृदा का प्रकार, जल की उपलब्धता, उन्नत कृषि विधियाँ, यातायात के साधन, दूरसंचार की विधियाँ व विकास, बाजार की शक्तियाँ तथा राजनैतिक व प्रशासनिक व्यवस्था आदि हैं। तो भूमि नियंत्रण की प्रकृति व भूमि का उपयोग उस क्षेत्र की, यानी जिस क्षेत्र में, ठीक है, जिस क्षेत्र में जिस भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है, वहीं पर उसी को कहा जाता है भूमि नियंत्रण की प्रकृति, ठीक है? यानी जिस भूमि पर खेती की जाती है उसकी प्रकृति, यानी उसका स्वभाव कैसा है, उसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है, ठीक है? तो ये सब किस पर निर्भर करता है? तो उसकी उत्पादकता पर निर्भर करता है। जैसे अगर मान लीजिए मैदानी वाला इलाका है, तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या बोया जाएगा? तो मैदानी इलाके में सबसे ज़्यादा वही फसलें बोई जाती हैं। और ये भी आप समझ सकते हैं कि जो है अगर व्यावसायिक कृषि होती है, ठीक है, तो पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक, उन्नत कृषि विधियाँ होनी चाहिए, मृदा का प्रकार होना चाहिए। अगर मैदानी इलाका है तो ज़्यादातर वहाँ पर खाद्यान्न ही उत्पादित किए जाते हैं। खाद्यान्न का मतलब जो जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, है ना? खाने वाले अनाजों का उत्पादन होता है। और ये सब किस पर निर्भर करते हैं? तो ये सब निर्भर करते हैं मृदा के प्रकार पर, यानी मिट्टी जिस प्रकार की है, जल की उपलब्धता, मतलब वहाँ पर सिंचाई कैसे होती है, क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही सिंचाई होती है? तो प्राकृतिक संसाधन में जैसे नदियाँ हो गई, नदियों द्वारा जो नहर खोदे जाते हैं वो वर्षा का जल हो गया, है ना? यानी बारिश होती है, इन सब से जो है प्राकृतिक संसाधन की सिंचाई कहलाती है। मतलब ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, कुएँ हो गए। और अगर जो है नलकूप लगाया गया है, ठीक है, नलकूप द्वारा सिंचाई होती है, तो ये प्राकृतिक नहीं, ये अप्राकृतिक सिंचाई कहलाती है, ठीक, नलकूप से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और वहाँ की उन्नत कृषि विधियाँ जो हैं, ठीक है, कि मतलब वहाँ कौन-सी विधि अपनाई जाती है खेती करने के लिए, यातायात के साधन, यानी वहाँ आने-जाने के लिए जो मार्ग बने हैं, कैसे हैं, कच्चे हैं कि पक्के हैं, पक्की सड़कों द्वारा या चौड़ी सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं। दूरसंचार की विधियाँ और विकास, ठीक है, तो वहाँ पर आने-जाने के लिए दूरसंचार किस तरह से विकसित हो पाया है। फिर जहाँ पर वस्तु का विनिमय हो रहा है, वस्तु बेचा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ बाज़ार की शक्तियाँ किस प्रकार की हैं, यानी बाज़ार अस्थायी है कि अस्थायी है, ये सब। और राजनैतिक व प्रशासनिक व्यवस्था आदि, ये सब निर्भर करते हैं भूमि के नियंत्रण की प्रकृति पर, ठीक है? तो और भूमि के उपयोग पर। तो इस तरह से जो है थोड़ा-सा हम लोग इस बात को समझ पाए हैं कि एक ज़मीन पर, एक भूमि पर खेती करने के लिए क्या-क्या विधियाँ या क्या-क्या चीज़ें जो है आवश्यक होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषकीय वर्ग को मुख्य 2 प्रणाली में बाँटा गया है। भारत में जो कृषकीय वर्ग है, यानी जो कृषक वर्ग है, वह 2 प्रणाली में बँटा हुआ है।
पहला है सामंतवादी कृषि प्रणाली। सामंतवादी कृषि प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसमें भूमालिक अपनी भूमियों यानी कृषि योग्य भूमियों का स्वामित्व व नियंत्रण करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में सम्मिलित नहीं होता है। ये जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि प्रणाली के अंतर्गत जो भूस्वामी होता है, भूमालिक होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होता है सामंतवादी कृषि प्रणाली। इसमें जो है खेत के जोत बहुत बड़े बड़े होते हैं, खेत के आकार बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो जो है काश्तकारों को खेती करने के लिए पट्टे पर दे देते हैं। यानी जो सामंतवादी कृषक होते हैं वो काश्तकारों को खेती करने के लिए, ठीक है, अपने खेत पट्टे पर देते हैं और उनसे बदले में यानी कृषकों से भूमि के किराए के रूप में फसल उत्पाद या नगद प्राप्त करते हैं। ठीक है, फसल उत्पाद यानी जो भी उत्पादन होता है वो प्राप्त करते हैं या नकद प्राप्त करते हैं। ठीक है, और यही नकद या जो फसल उत्पाद हैं यही उनके लिए आय का साधन है। किसके लिए? तो सामंतवादी कृषक के लिए जो है आय का साधन होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं फसल उत्पाद अनाज के रूप में एक निश्चित मात्रा में निर्धारित किराए के रूप में देना होता है। यानी अगर फसल उत्पाद देना हुआ तो अनाज के रूप में एक निश्चित मात्रा में निर्धारित किराए के रूप में देना होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि गांव में अभी भी कुछ लोग जो है बटैया पर खेती करते हैं। तो बटैया पर क्या होता है, कुछ लोग जो है उत्पादन का आधा हिस्सा लेते हैं और कुछ लोग जो है कहते हैं कि हमको 1/3 हिस्सा चाहिए। 1/3 का मतलब जितना उत्पादन होगा उसका 1/3। ठीक है, तो यही एक निश्चित जो है किराए के रूप में देना होता है, निर्धारित निश्चित मात्रा में निर्धारित किराए के रूप में अनाज को देना होता है। ठीक है, अनाज को देना होता है, अथवा एक निर्धारित निश्चित नकद राशि किराया होती है, या फिर जो है जो 1/3 राशि होगी या जो आधा राशि होगी उसका दाम बाजार मूल्य के हिसाब से निकाला जाता है और वही किराए के रूप में हो जाता है। या कुछ लोग बटैया पर इस तरह से भी खेत ले लेते हैं। एक हमारे यहाँ एक प्रणाली चलती है जिसको रेहड़ बोला जाता है, रेहड़। ठीक है, रेहड़ प्रणाली बोला जाता है। तो रेहड़ में क्या होता है, जो किसान का मालिक मतलब भूमि का मालिक होता है वह किसानों को अपनी भूमि जो है कुछ साल के लिए, ठीक है, प्रति वर्ष रुपए कुछ निश्चित राशि के हिसाब से कुछ साल के लिए अपनी भूमियाँ दे देता है और वो उस पर खेती करता है, और जो है वह कृषक जो पैसा दिया रहता है इस तरह से मतलब उसका चुकता करता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है एक रेहड़ प्रणाली भी चली है। तो काश्तकार वर्ग सामान्यतः पारिवारिक श्रमिक किसान होते हैं। ये इसमें जो खेती करने वाले होते हैं ये पारिवारिक श्रमिक किसान होते हैं, यानी पूरा परिवार मिलकर जो है खेती करता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कि पारिवारिक श्रमिक किन्हें कहते हैं, तो काश्तकार वर्ग को पारिवारिक श्रमिक किसान कहते हैं। ठीक, फिर अगला है पूंजीवादी कृषि प्रणाली। पूंजीवादी कृषि प्रणाली यह ऐसी प्रणाली है जिसमें भूस्वामी अपनी कृषि योग्य भूमियों का नियंत्रण स्वयं करते हैं। इससे पहले सामंतवादी में हमने देखा कि वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं। ठीक है, नियंत्रण तो करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें भूस्वामी जो है स्वयं अपनी कृषि योग्य भूमियों का नियंत्रण स्वयं करते हैं और जो है श्रमिकों की सहायता स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से खेती कराते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये लोग खेत को नहीं दे रहे हैं पूंजीवादी कृषि प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, जो कृषक हैं भूस्वामी हैं यह खेत को किसी काश्तकार को नहीं दे रहे हैं बल्कि मजदूरों के माध्यम से, श्रमिकों के माध्यम से या श्रमिकों की सहायता से स्वयं या तो स्वयं कराएंगे या अपना कोई ये जो है प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं और वही उसी के निर्देशन में खेती कार्य होता है। इससे पहले जो हमने देखा सामंतवादी कृषक प्रणाली में, सामंतवादी कृषक प्रणाली में खेत जो है दूसरे लोगों को, काश्तकारों को, किसानों को दिया जाता है और बदले में उनसे पैसा लिया जाता है। और ये जो पूंजीवादी कृषि प्रणाली है इसके अंतर्गत लोग जो है रखे जाते हैं खेती करने के लिए। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि उनको नौकरी या श्रमिक के रूप में रखा जाता है और उन्हें जो है खेती करने के लिए कहा जाता है। ये स्वयं प्रत्यक्ष रूप से खेती नहीं करते, यानी ये लोग भी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से खेती नहीं करते हैं लेकिन जो है इन्हीं के दिशा निर्देशन में खेती होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो सामंतवादी कृषि प्रणाली है और पूंजीवादी कृषि प्रणाली है इसमें अंतर है थोड़ा सा। ठीक, आगे चलते हैं
अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण समाज की संकल्पना। वैसे बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे तथ्य हैं, ठीक है? तो पहले हम लोग जो है एक रूपरेखा तैयार करते हैं, इसके बाद जो है जो अनेक प्रकार की योजनाएँ चलाई गई हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, ठीक है? उन सब को हम धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि ग्रामीण समाज की संकल्पना क्या है? तो ग्रामीण क्या है? तो भारत में आमदनी के आधार पर ग्रामीण को परिभाषित किया जाता है। याद रखिए किस आधार पर, किसके आधार पर? तो आमदनी के आधार पर, ठीक है? भारत में आमदनी के आधार पर ग्रामीण को परिभाषित किया जाता है। तो ग्रामीण जो है, ठीक है, वह किस क्षेत्र से आना चाहिए? तो वह जो है कंट्री साइड यानी देहात क्षेत्र से आना चाहिए, ठीक है? तो ग्राम शब्द क्या है? तो एक कानून बना था जिसको पेशा कानून कहा गया या पेशा अधिनियम कहा गया। तो पेशा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एक बस्ती या बस्ती के अनेक मतलब कई बस्तियों के समूह, ठीक है, सम्मिलित हों से ग्राम या गांव का गठन किया जाता है। तो ये आपको डिफिनेशन याद करनी है कि पेशा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एक बस्ती या बस्ती के समूह सम्मिलित होते हैं से ग्राम या गांव का गठन किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्राम एक ऐसा अस्तित्व, ठीक है जिस जिसकी पहचान उसके नाम से तथा एक निश्चित तथा उसकी एक निश्चित परिसीमा होती है, ठीक है। यानी ग्राम जो है एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से तथा उसकी एक निश्चित परिसीमा होती है, यानी एक निश्चित क्षेत्र होता है किसी गांव का। ग्राम की भौगोलिक परिभाषा छोटी होती है, परिसीमा सॉरी, गांव की जो है भौगोलिक परिसीमा छोटी होती है, यानी गांव जो है बहुत बड़ा नहीं होता है, उसकी एक परिसीमा होती है और वह छोटी होती है। तथा यह आवश्यक नहीं है कि बुनियादी सुविधाएं जैसे चिकित्सालय, स्कूल, डाकघर, पुलिस थाना आदि उस क्षेत्र में स्थापित की गई हों। तो ये भी याद रखना है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो हमारे लिए जो है बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्कूल हो गए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस थाना हो गया, हर गांव में या हर जो है ग्राम पंचायत में स्थापित ही किए गए हों, ठीक है, चिकित्सालय हो गए। तो वही जो है ग्राम होते हैं, इनकी भौगोलिक जो है परिसीमा छोटी होती है। फिर आगे देखते हैं, शहरों के किनारे स्थित गांव को सीमावर्ती ग्राम कहा जाता है। तो सीमावर्ती ग्राम किसे कहा जाता है, ये भी पूछा गया था प्रश्न। तो याद रखना है कि चाहे छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, उनके किनारे आसपास स्थित जितने गांव होंगे उनको सीमावर्ती ग्राम कहा जाएगा। परंतु अब यहाँ पर देखिए, परंतु वे अब अपनी पहचान खो रहे हैं, यानी जो सीमावर्ती गांव हैं वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं और आधुनिकीकरण के कारण शहरों के अंग बनते जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे भी विकास हो जा रहा है और जो उनकी ग्राम की यानी गांव का वातावरण है वह धीरे धीरे शहरों के वातावरण में जो है तब्दील होती जा रही है, बदलती चली जा रही है, ठीक है। फिर आगे है ग्रामीण शब्द के पर्याय, यानी जो ग्रामीण शब्द है उसके कौन-कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो गाँव ग्राम कहा जा सकता है, कहा जाता है, गाँव कहा जाता है, देहात कहा जाता है, लोक समाज कहा जाता है। तो ये जो है उसके पर्याय हैं, ठीक है। ये हिंदी में भी पूछा गया था एक बार कि निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रामीण का पर्याय नहीं है, ठीक। तो ग्राम है, गाँव है, देहात है, लोक समाज है, ये सब जो है हिंदी शब्द ये गाँव के जो है पर्याय हैं। फिर देहात शब्द कंट्री साइड, ठीक है। देहात जो है हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में उसका प्रयोग होता है कंट्री साइड, और इसका प्रयोग सामान्यतः पश्चिमी देश करते हैं। पश्चिमी देश मतलब जो यूरोपियन कंट्री हैं वह देहात क्षेत्र को कंट्री साइड के नाम से पुकारती हैं। कंट्री साइड का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ भीड़ कम तथा शांत स्थान हो, यानी कंट्री साइड जो है सामान्यतः ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होती है और शांत वातावरण होता है, और वहाँ के लोग जो है ज़्यादातर किसके निकट पाए जाते हैं, प्रकृति के निकट, यानी वहाँ पर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं या सुंदरता अधिक होती है। भारत में ग्राम क्षेत्र के निर्धारण का अधिकार संविधान के भाग 9 में वर्णित प्रावधान के अनुसार राज्यपाल को है, यानी
राज्यपाल के अधीन, यानी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह, ठीक है, किसी क्षेत्र को ग्राम क्षेत्र में निर्धारित करे, ठीक है, राज्यपाल को है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था कि गांव सुनिश्चित करने का अधिकार किसको है, या किसी क्षेत्र को गांव निर्दिष्ट करने का अधिकार किसको है। तो याद रखना है, राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि राज्यपाल भाग 9 में वर्णित प्रावधान के अनुसार, यानी संविधान के भाग 9 में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है गांव या ग्राम घोषित कर सकता है। ठीक, फिर आगे देखिए, 2011 की जनगणना में जो है कुल 2011 की जनगणना हुई थी, तो उसमें कुल 6,40,930 गांव थे, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं, ठीक है। और शहर कुल कितने हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 4,000 शहर हैं, ठीक है। 4,000 शहरों की संख्या पाई गई है, ठीक। तो और वर्तमान में कुल कितने गांव हैं, तो 6,28,221 गांव हैं, ठीक है। 6,28,221 गांव की संख्या है पूरे भारत में, ठीक। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने गांव हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की संख्या है 1,07,753, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में 1,07,753 गांव हैं, 1,07,753 गांव हैं कुल उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से आपको जो है याद रखना है। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम गोवा में है। गोवा में गांव की संख्या कुल 411 है, ठीक है, वर्तमान में 411। तो ये जो आंकड़े हैं, ठीक है, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,930 गांव थे, ठीक है। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है, घटते बढ़ते, जैसे जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, 5,000 से अधिक हो गई, यानी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए और मतलब अधिकतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए गांव निर्दिष्ट करने के लिए, ठीक है। और और न्यूनतम जो है जनसंख्या 1,000 होनी चाहिए, 1,000 से 5,000 तक गांव बनाए जाते हैं। और अगर ये जो है, जो जनसंख्या का निर्धारण हो रहा है, कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, ठीक है, तो इसमें मतदान अ, मतलब मत देने वाली बात नहीं है, मतदाता की बात नहीं की जा रही है। और जो है वर्तमान में जो है, ठीक है, जैसे 6,28,000 के आसपास हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन गाँव की जनसंख्या ज़्यादा हो गई होगी, उनको नगर में तब्दील कर दिया गया होगा, नगर में, ठीक है, उनको नगर बना दिया गया होगा, इसीलिए गाँव की संख्या घट गई है। भारत की कुल आबादी का 70% जो है ग्रामीण है। भारत की जितनी आबादी है उसका 70% ग्रामीण है। ये जो है जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े हैं। वास्तविक जो थी वह 68.89% थी, जो 70% के आसपास है। और भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में हुई थी और 2011 में जो है जो जनगणना की गई थी वह 15वीं जनगणना थी। ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों पर निर्भर करता है या निर्भर होता है। यानी ग्रामीण गांव में अगर विकास करना है तो कृषि में विकास करना होगा, पशुपालन के क्षेत्र में विकास करना होगा, और कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और ग्रामीण एक सामाजिक इकाई है, यह बार बार पूछा गया है कि जो है गांव क्या है, तो गांव एक सामाजिक इकाई है। फिर आगे चलते हैं, अगला है पॉइंट हमारे सामने, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा किसे कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा ग्रामवासियों के उस समूह को कहते हैं जो मतदाता सूची के अंतर्गत आते हैं। ये स्पष्ट बात है कि ग्राम सभा उसे ही कहा जाएगा, ठीक है, जिस क्षेत्र के या जिस गांव के निवासी 18 प्लस हो गए होंगे, 18 प्लस, यानी जो वोट देने के लायक, यानी वोट दे सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को
ग्राम सभा के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी वो लोग जो है मतदाता सूची के अंतर्गत आ गए होंगे। तो ग्राम सभा ग्रामवासियों के ऐसे समूह को कहा जाता है जो मतदान करते हैं या जो मतदान की सूची में आ गए होंगे। ठीक है। ग्राम पंचायत समिति, तो ग्राम सभा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को ही ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो ये आप जान सकते हैं। ग्राम पंचायत समिति क्या है? तो ग्राम सभा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत समिति कहते हैं। जैसे ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर्स, प्रत्येक गांव में वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है। अधिक से अधिक 15 वार्ड मेंबर हो सकते हैं और कम से कम 9 से कम नहीं होंगे। ये याद रखना है आपको, ये कई बार पूछा गया है कि एक ग्राम सभा में, ठीक है, अधिकतम कितने वार्ड मेंबर्स हो सकते हैं? तो 15, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो 9 हो सकते हैं। ठीक। फिर आगे परगना, एक परगना शब्द भी आपको सुनाई देगा, प्रश्न पूछा गया था। सल्तनत कालीन शब्द है ये, सल्तनत काल में इसका प्रयोग होता था। यह एक प्रशासनिक और राजस्व इकाई होती थी। इसका प्रयोग मुगल काल और ब्रिटिश राज के दौरान भी होता था, परगना। ठीक है। एक शब्द और है तप्पा। ठीक। तो परगना से छोटा होता था तप्पा, और तप्पा से छोटा होता था मौजा। ठीक है, मौजा। तो मौजा को हम यह समझ सकते हैं कि जो है गांव से थोड़ी सी बड़ी इकाई थी। ठीक। हालांकि अब ये प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक। फिर उसके बाद भारतीय ग्रामीण समाज। तो भारतीय ग्रामीण समाज, अब यहीं से हमारा जो है वास्तविक जो ग्राम विकास जो है हमारा विषय, ग्राम्य विकास, ये हमारा जो है यहीं से वास्तविकता के अनुसार अब चलेगा। भारतीय ग्रामीण समाज तो क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या है? 2000 जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र वह स्थान है जिसके अंतर्गत, ठीक है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आबादी 5000 से कम हो। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र वह स्थान है जिसके अंतर्गत किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आबादी 5000 से कम हो और जिसका जनसंख्या घनत्व, यानी जिसका जन घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो। ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं। ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? अधिकतम 400, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है। और अत्यधिक आबादी कितनी होनी चाहिए? अधिकतम, ठीक है, तो 5000 से कम ही होनी चाहिए। और कार्यशील जनसंख्या का 50%, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या का 25%, कितना? 25% खेती बाड़ी से जुड़ा हो। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो यहाँ पर आबादी है ये कुल आबादी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। ठीक है, सभी लोग हैं। ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर 5000, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर 1500 है और 1500 में सभी लोग जो है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी सभी लोग काम करते हैं, ये संभव ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे होंगे 18 से कम होंगे, कुछ 5 वर्ष के होंगे, कुछ जो है 2 वर्ष के होंगे, है ना, कुछ महिलाएं होंगी। तो यहाँ पे लिखा है कार्यशील जनसंख्या, यानी अगर 1500 में से मान लीजिए अगर 600 लोग जो है ऐसे हैं जो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, तो इन 600 या 800 मान लेते हैं, मान लीजिए 800 लोग आते हैं, तो 800 का 25%, ठीक है, 25% जनसंख्या किससे जुड़ा होना चाहिए? खेती बाड़ी से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग खेती बाड़ी से जुड़ा होना चाहिए। तो ये जो है ग्रामीण की परिभाषा है। ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है, जिसको आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था, क्या कहा था? कि भारत गाँव में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? गाँव में। उनका यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब उन्होंने जो है गाँव के बारे में ऐसी बात कही थी, ऐसी बात बोली थी। ठीक है। तो जो है इस तरह से आपने देखा, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है जो भारतीय ग्रामीण विकास है, ठीक है, उसका जो विकास है, यानी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों का या भारतीय कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं जिसको हम ग्रामीण कहते हैं, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ है,
निरंतरता कैसे आई है उसमें, तो आप धीरे धीरे जो है जागरूक होंगे इससे, और आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग जो है प्रश्न भी करेंगे, निश्चित रूप से उन प्रश्नों को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद इसका अगला पार्ट जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। ओके, जय हिंद।